नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम आपके समक्ष हाजिर हैं कक्षा 6 की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज का पार्ट 1 लेकर। ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज में 9 पार्ट होंगे, तो इस सीरीज को आप कंप्लीट देखिएगा। आज का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 1, विविधता की समझ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो आइए आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। पाठ नंबर 1, विविधता की समझ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विविधता है क्या। ठीक है, हम अपने समाज में रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमने देखा होगा कि लोग अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार का पहनावा पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। उनके धर्म भी अलग अलग होते हैं, भाषा अलग अलग बोलते हैं, और अनेक प्रकार की हमें अनेक भिन्नताएं लोगों के अंदर देखने को मिलती है। खाने से रिलेटेड, पहनावे से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो सभी भिन्नताएं हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विविधताएं बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम गैर बराबरी की। गैर बराबरी या असमानता है क्या। अब हमने देखा होगा कि किसी के पास तो पूरे अवसर होते हैं कुछ भी करने के। ठीक है, दो बच्चे हैं, एक बच्चे के पास कोई संसाधन नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, पढ़ना वो भी चाहता है। दूसरा बच्चा है, पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। तो क्या हो गया, ये असमानता होगी। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, किसी के पास धन, जमीन, अवसर आदि सब कुछ होना और किसी के पास ना होना। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका असमानता कहलाएगा। जैसे अमीरी, गरीबी, जाति व्यवस्था आदि असमानता या गैर बराबरी के क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। विविधता से अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे भिन्नताएं थी, तो जिन जिन चीज़ों की भिन्नताएं होती है उन्हीं चीज़ों के विषय हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दो परिवार रहते हैं, एक केरल का है, एक लद्दाख का है। तो जो केरल के लोग खाना खाते होंगे, लद्दाख के लोग उससे भिन्न खाना खाते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहें, एक दूसरे के खाने के विषय में जानना चाहें, तो उनको क्या मिलेगा, एक दूसरे के खाने के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उनके पहनावे अलग अलग होंगे, उनकी भाषाएं अलग होगी, उनके धर्म अलग होंगे। ठीक है, तो अनेक प्रकार की ऐसी भिन्नताएं होंगी जिनके विषय में हम उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात विविधता से क्या होता है, विविधता से अलग अलग चीज़ों के विषय में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं भारत में विविधता, कि भारत में किस किस प्रकार की विविधता है। तो भारत एक विविधताओं वाला देश है। ठीक है ना, कि भारत में 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। 22 प्रकार की तो आपके संविधान के अंदर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है ना, लिखित संविधान के अंदर जिनको मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाएं हैं। और अनेक भाषाएं ऐसी हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, जो बोली जाती हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर क्या होता है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है, विविधताएं हैं। भारत के अंदर अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। ठीक है ना, भाषा से संबंधित, धर्म से संबंधित, त्योहारों से संबंधित और खाने से संबंधित, पहनावे से संबंधित। उद्देश्य सिर्फ एक है ना, उद्देश्य एक ही है, माध्यम क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, भाई खाना है, खाने का उद्देश्य क्या होता है, भोजन प्राप्ति का उद्देश्य क्या होता है, भूख मिटाना। तो भोजन किसी प्रकार का खाए, उद्देश्य तो एक है ना, भूख को मिटाना। अब जैसे वस्त्र पहनना है, तो क्या होता है, वस्त्र को पहनने से शरीर को ढकना, उद्देश्य क्या है, शरीर को ढकना है। वस्त्र किसी भी प्रकार का पहन ले, उद्देश्य सेम है। अर्थात कहने का भाव ये हो सकता है कि उद्देश्य एक ही होता है, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। ठीक है, यानी कि हमारे जीवन को विविधता किस प्रकार समृद्धि की ओर ले जाती है। एक एग्जाम्पल देखिएगा, यदि एक क्षेत्र में लोग रहते हैं और वो एक ही प्रकार की सब्जी खाते हैं, लगभग आलू मान लीजिए। ठीक है ना, वो हमेशा आलू ही खाएंगे, और लगभग एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, एक ही रंग के, जैसे कि आप ब्लैक एंड वाइट मान लो। तो क्या वो कुछ आगे नया सोच सकते हैं, क्योंकि वो उसी परिवेश में रह रहे हैं, और वो जिस परिवेश में रहते हैं वो उसी परिवेश के विषय में सोच सकते हैं। और दो परिवार आपका ऐसे क्षेत्र में रहते हैं कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के विविधता वाले लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, उनके पहनावे अलग अलग हैं।
उनका खाना पीना अलग अलग है। तो जो उनकी सोच होगी, जहाँ पर विविधताएं हैं, तो जो वहाँ पर सोच उनकी उत्पन्न होगी, वो उनकी सोच अलग होगी। और जो ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहनते हैं या सिर्फ आलू खाते हैं, उनकी सोच भिन्न होगी। वो सिर्फ उतना ही सोच सकेंगे जिस परिवेश में वो रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान जिस परिवेश के अंदर रहेगा, उसकी जो बुद्धि है वो उतनी ही समृद्ध होगी, उतना ही सोचने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। जैसे कि जो विविधताएं होती है उससे क्या मिलता है, लोगों की संस्कृतियों के विषय में जानकारी प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं, जो संस्कृति हैं लोगों की, क्योंकि विविधताओं से भरा देश है भारत। और भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर संस्कृतियों में विविधताएं हैं, तो वहाँ पर उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करके क्या क्या कर सकते हैं, उनके द्वारा पकाए भोजन को खाकर, ठीक है ना, हम अपने आप को कैसे समृद्ध कर सकते हैं। तो जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करके, जो लोग वो खाना बनाते हैं वो खाना खा करके, उनके त्यौहार को बना करके, उनके कपड़े पहन करके जिस प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं, और उनकी भाषा को सीख कर, ठीक है ना, जो वो लोग भाषा बोलते हैं उनकी भाषा को सीख कर हम अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। विविधता से, विविधता से इस प्रकार जीवन को समृद्ध किया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत में, भारत में विविधता, ठीक है ना। भारत में विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो हमने देखा होगा कि जो भारत के अंदर क्या होता है, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रकार के खाना खाए जाते हैं। आप साउथ में चले जाएंगे तो आपको अलग तरह का खाना मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो आपको अलग तरह का खाना खाने को मिलेगा, आप वेस्ट में चले जाएंगे गुजरात की तरफ तो आपको अलग तरह का खाना मिलेगा, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाएंगे अलग तरह का खाना खाने को मिलेगा। और वही अगर आप सेंटर में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के आसपास आ जाएंगे तो आपको वहाँ खान पीन पहनावा सब कुछ अलग मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम विविधता को कैसे समझें, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, हम विविधता को कैसे समझें। पुराने समय के लोग अपने कार्य से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोगों के नई जगह पर बसने से वहाँ मिश्रित संस्कृति उभरती थी, क्या संस्कृति में विविधता आती थी। अब इस बात को आप इस तरह से समझिएगा कि दो परिवार हैं, मान लीजिए दो परिवार हैं, और वो अलग अलग स्थान पर जाकर रहने लगे, ठीक है। दो परिवार किसी दूसरे स्थान पर गए, वहाँ पर किसी और संस्कृति के लोग रहते हैं और वो किसी और संस्कृति के थे। तो जब वो वहाँ पर जा कर के रहेंगे तो वो अपने साथ जो संस्कृति लेके गए उसका तो पालन करेंगे ही, लेकिन जो वहाँ के लोग संस्कृति का पालन करते होंगे उनकी संस्कृति को भी वो अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना, उसको भी वो धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो संस्कृति वो ले गए एक तो वो उनके पास आ गई, और जो दूसरी जहाँ पर वो गए वहाँ से जो संस्कृति उन्होंने प्राप्त की वो, तो दो प्रकार की संस्कृति हो गया, इस प्रकार दो प्रकार की विविधताएं उन्होंने अडेप्ट कर ली, ग्रहण कर ली। तो इससे क्या हो जाएगा, एक मिक्स्ड कल्चर, मिश्रित संस्कृति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। समझ में आई बात। भाई जब एक परिवार कहीं जा कर के रहेगा तो जो वो अपनी संस्कृति है वो तो अपने साथ रखेगा ही, लेकिन जो जहाँ पर गया वहाँ की संस्कृति को भी धारण करेगा, इस प्रकार से मिश्रित संस्कृति बन जाएगी। आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का प्रभाव होता है। तो जहाँ पर जो विविधताएं मिलती हैं उस पर किन चीज़ों का प्रभाव होता है, एक तो ऐतिहासिक, यानी कि पुरातन समय से क्या चला आ रहा है उस क्षेत्र में, ठीक है ना, जिस प्रकार की परंपराएं, जिस प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो आपके ऐतिहासिक समय से चली आ रही हैं। एक तो वो प्रभावित करेगा उसको। दूसरा भौगोलिक कारक, कि वो किस किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र में कपड़े अलग तरह के पहने जाएंगे। आप अगर कोस्टल तटीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ पर कपड़े अलग तरह के पहने जाएंगे, वहाँ पर भोजन अलग प्रकार का होगा। क्यों? क्योंकि भौगोलिक कारकों के अनुसार, ठीक है ना। तो विविधता को दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, ऐतिहासिक और भौगोलिक। जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन बसर तरीका समुद्री क्षेत्र के लोगों से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो पहाड़ी क्षेत्र में है वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग तरह का खाना पीना होता है उनका। और जो समुद्री तटीय क्षेत्र हैं जैसा केरल वगैरह है, तो वहाँ पर अलग तरह का खाना पीना होगा और अलग तरह का पहनावा वहाँ पर उनका होगा। बात करते हैं अब यहाँ पर दो क्षेत्र दिए हुए हैं, लद्दाख और केरल। इनके विषय में बात करेंगे, इनमें किस किस प्रकार की भिन्नताएं हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लद्दाख के विषय में।
तो लद्दाख क्या है, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर है इस तरह से, और ये इसका पूर्वी हिस्सा, ये क्या कहलाएगा आपका, लद्दाख है। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका लंबे समय तक बर्फ से ढका हुआ है। तो लद्दाख जो है एक हमारा भारत का ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ पर ना तो वर्षा वर्षा होती है और आर्द्रता नहीं होती है, ठीक है ना। और वर्षा ना होने के कारण और आर्द्रता ना होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ भी कम मिलती है, इसलिए इसको रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है। और ये लंबे समय तक किससे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। वर्षा, खेती, पेड़ बहुत कम, अर्थात जो वर्षा होगी वो भी बहुत कम होती है, जो खेती की जाएगी, क्योंकि वर्षा कम होती है तो खेती भी नहीं हो पाती, और खेती नहीं होगी और वर्षा कम होगी तो पेड़ भी नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वर्षा की वजह से कम होती हैं, ठीक है। पश्मीना शॉल, पश्मीना ऊन से बनाई जाती है जो बहुत महंगी होती है, और यह ऊन लद्दाख में पाए जाने वाले भेड़, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको भेड़ कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया। ये क्या है, आपको लद्दाख में पाए जाने वाले भेड़ से प्राप्त होती है ऊन, ठीक है ना। तो जो पश्मीना शॉल है, हमने ये ईवीएस की कक्षा 5 की जो सीरीज हमने कराई थी, उसमें हमने पश्मीना शॉल के विषय में चर्चा की थी। तो पश्मीना शॉल जो है वो पश्मीना ऊन से प्राप्त की जाती है, और जिस भेड़ से प्राप्त की जाती है वो चांगपा जाति के, चांगपा जनजाति के लोग जो लद्दाख के अंदर रहते हैं, वो एक विशेष प्रकार की भेड़ या बकरी का पालन करते हैं, उससे जो ऊन प्राप्त होती है उसको पश्मीना ऊन कहते हैं। और इस ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। इस शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे, लगभग 250 घंटे एक कारीगर को लगते हैं, लगभग 6 दिन, ठीक है ना। 250 घंटे, 6 दिन नहीं, लगभग 250 घंटे, 6 दिन से ज़्यादा बैठते हैं, 250 घंटे, तो 250 घंटे के आसपास का समय एक शॉल को बनाने में लगता है, ठीक है। और ये भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो लद्दाख के सबसे ठंडे क्षेत्रों में, और जितने ठंडे क्षेत्र में रहती हैं ये भेड़, उतने ही ज़्यादा उनके बाल मुलायम होते हैं, ठीक है। तो जो लद्दाख के लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो प्रत्येक परिवार के पास गाय, बकरी, याक, लद्दाख में रहने वाले लोगों के पास क्या मिलते हैं, पशु पक्षी, जो पशु मिलेंगे वो गाय, बकरी और याक मिलेंगे, जिनसे वो क्या करेंगे, भोजन के लिए दूध से बने पदार्थ और मांस पर आश्रित होते हैं। तो जो ये जानवर पालते हैं, गाय, बकरी, याक, उनसे जो दूध प्राप्त होगा और जो दूध से बने पदार्थ प्राप्त होंगे उनसे भोजन प्राप्त करेंगे, और उनके मांस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारी घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर व्यापारी लोग मध्य एशिया से तिब्बत जाते थे। तो लद्दाख के अंदर कई सारी घाटियाँ हैं, ठीक है। जो मध्य एशिया के लोग थे वो क्या करते थे, इसी रास्ते से गुजर कर, इन घाटियों से गुजर करके तिब्बत के पहुंचते थे, ठीक है। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और जो बौद्ध धर्म की जो तिब्बत के अंदर, बौद्ध धर्म जो तिब्बत के अंदर आया वो किस कारण से आया, कहाँ, किस रास्ते से आया, तो लद्दाख के रास्ते से आया। ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट था, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य एशिया के लोग तिब्बत किस रास्ते से जाते थे, तो लद्दाख की घाटियों के रास्ते से जाते थे। बौद्ध धर्म तिब्बत किस रास्ते से पहुंचा, तो भी लद्दाख के रास्ते से ही पहुंचा। और छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत भी लद्दाख को ही कहा जाता है। यहाँ करीब 400 साल पहले इस्लाम का आवागमन हुआ, आज अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो लद्दाख के अंदर लगभग 400 साल पूर्व इस्लाम धर्म आया था, और वहाँ पर लोगों ने इसे अपनाया, और आज अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर इस्लाम धर्म के या मुस्लिम मानने वाले लोग, यानी कि मुसलमान लोग यहाँ पर रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का मौखिक संग्रह तिब्बत केसर सांगा लद्दाख में प्रचलित है, ठीक है ना। ये मिसप्रिंट है यहाँ भी, यहाँ पर ये का आएगा सिर्फ, ठीक है ना। तिब्बत का केसर सागा, एक केसर सागा ग्रंथ टाइप मान लीजिए, आपको एक पुस्तक टाइप मान लीजिए। इसमें क्या है, इसमें जो लद्दाख के गाने हैं और जो कविताएं हैं, लद्दाख के गाने और जो कविताएं हैं वो संग्रहित हैं एक जगह पे। वो किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में है, तो केसर सागा नाम का एक ग्रंथ या पुस्तक है, इसमें संग्रहित हैं, इसमें इकट्ठी हैं सब। और इसको क्या करते हैं, स्थानीय रूप को मुसलमान रूप वो दोनों गाते हैं। तो जो इसमें गाने या कविताएं हैं उनको जो मुसलमान लोग हैं वहाँ के वो भी, और जो हिंदू या अन्य बौद्ध धर्म के लोग हैं वो भी, ठीक है ना, वो सभी इसको गाते हैं। केरल के विषय में बात करेंगे अब। केरल क्या है, तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में, भारत के जैसे ये भारत है आपका इस तरह से, भारत का दक्षिणी पश्चिमी कोना किस तरफ होगा, ये होगा आपका दक्षिणी पश्चिमी कोना, ठीक है ना। इस कोने में, दक्षिणी पश्चिमी कोने
में बसा एक राज्य है, समुद्र से घिरा है। ये क्या है, इधर से समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ी, और यहाँ पर क्या है इसके, पहाड़ी है, एक तरफ समुद्र है एक तरफ पहाड़ी, और बीच में क्या है, केरल है। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति समझ आ गई आपको। पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। तो क्योंकि दूसरी तरफ पहाड़ी है तो पहाड़ी पर क्या उगाया जाता है, अनेक प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। और इन्हीं मसालों के कारण, ठीक है ना, इन्हीं मसालों को प्राप्त करने के लिए क्या हुआ था, जो व्यापारी थे वो केरल में आए थे। सबसे पहले अरबी आए और उसके बाद यहूदी आए। ठीक है, जो पहाड़ी है केरल के दूसरी तरफ, ठीक है ना, पूर्व की तरफ, केरल के पूर्व के हिस्से में पहाड़ी है, पहाड़ियों पर मसाले उगाए जाते हैं। और इन मसालों के कारण ही व्यापारी यहाँ पर आए। और कौन कौन से व्यापारी आए, तो अरबी आए सबसे पहले और फिर उसके बाद यहूदी आए। माना जाता है कि 2000 साल पहले, लगभग सन 2000 साल पहले ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे, ईसा मसीह के कौन, धर्मदूत, ठीक है ना, लगभग सन 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, क्या नाम था उनका, संत थॉमस, वो भारत में ईसाई धर्म के लाने का श्रेय उन्हें को जाता है। अर्थात जो केरल के अंदर या भारत के अंदर जो ईसाई धर्म आया, वो संत थॉमस नाम के धर्मदूत थे ईसा मसीह के, उनके द्वारा लाया गया। इब्न बतूता 700 साल पहले भारत आया था। इब्न बतूता कितने वर्ष पहले भारत आया था, 700 वर्ष पहले भारत आया था। और उसने अपनी यात्रा के दौरान एक वृत्तांत लिखा था। ठीक है ना, यात्रा के दौरान तो उसने क्या लिखा, अपना एक वृत्तांत लिखा, यानी कि उसने जो जो भी ऑब्जर्व किया उसको एक पुस्तक में संग्रहित कर लिया, उसको पुस्तक के रूप में लिख दिया। उसने जब अपना यात्रा वृत्तांत लिखा तो उसमें लिखा था कि केरल के मुसलमान समुदाय के बहुत इज्जत के बारे में लिखा है। जो केरल के अंदर जो मुसलमान लोग रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। इस प्रकार से उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था। केरल के अंदर एक विशेष प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है ओनम। इसमें क्या किया जाता है, इसमें नाव की प्रतियोगिता होती है। ठीक है ना, क्या होता है इसमें, नाव प्रतियोगिता होती है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से केरल पहुंचे, उसके बाद पुर्तगालियों और यूरोप वासियों को भारत आने का समुद्री मार्ग मिला। तो जो वास्को डी गामा थे वो कहाँ से भारत पहुंचे थे, पानी के जहाज से केरल पहुंचे। और केरल के बाद पुर्तगालियों और यूरोप वासियों को, वास्को डी गामा के बाद फिर पुर्तगाली आए और यूरोप वासी आए, जिनको फिर समुद्री मार्ग से भारत का रास्ता मिला। सबसे पहले वास्को डी गामा को मिला था, उसके बाद पुर्तगालियों को और यूरोप वासियों को। केरल में चावल की खेती अधिक होती है, लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है ना, तो केरल में सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है, चावल की होती है। और यहाँ का जो मुख्य भोजन है वो मछली, सब्जी और चावल है। ठीक है, अब हमने दो क्षेत्र पढ़े, लद्दाख और केरल। तो आप देख सकते हैं दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, एक आपके उत्तर में है, एक आपके दक्षिण में है। ठीक है, एक तरफ समुद्री तट है, दूसरे में बर्फ ही बर्फ है, रेगिस्तान है। लेकिन ऐतिहासिक प्रभाव एक जैसा है, लेकिन जो इतिहास है उनका वो लगभग लगभग समान है। जैसे केरल मसालों के लिए, केरल किस चीज़ के लिए है फेमस, मसालों के लिए फेमस है। लद्दाख उनके व्यापार का केंद्र बना, ऊन के व्यापार का। ठीक है ना, यहाँ पर ये गलत है थोड़ा सा, लद्दाख क्या होगा, ऊन के व्यापार का। ठीक है, जो केरल था वो मसालों के लिए फेमस हुआ और जो लद्दाख था वो ऊन के लिए फेमस हुआ। इतिहास सेम हो गया। दोनों स्थान के सांस्कृतिक जीवन पर इतिहास और भूगोल का प्रभाव, तो दोनों ही स्थानों पर, क्योंकि एक स्थान ठंडा है तो वहाँ पर अलग प्रकार के जानवर मिलेंगे, दूसरे स्थान गर्म है तो वहाँ पर अलग प्रकार के जानवर मिलेंगे। उनका खाना पीना अलग होगा, उनका पहनावा अलग होगा, उनकी भाषाएं अलग होगी, उनकी संस्कृतियाँ अलग होंगी। तो ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रभाव दोनों पड़ेंगे विविधता पर, लेकिन जो ऐतिहासिक है वो दोनों एक दूसरे के समानता होगी उनमें। जैसे कि लद्दाख ऊन से जुड़ा हुआ था और आपका केरल मसालों से। ठीक है, अब विविधता में एकता की बात करते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है, लेकिन इसमें फिर भी एकता आपको दिखाई, एकता की झलक आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि भारत की विविधता व अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जो भारत की विविधता या अनेकता है उसी में इसकी ताकत छुपी है। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो क्या होता था कि जो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की जो महिलाएं और पुरुष थे, ठीक है ना, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी तो उसमें अलग अलग धर्म के लोगों ने, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों ने, महिलाओं पुरुषों ने, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों ने, अलग अलग खाना खाने वाले लोगों ने, सभी ने एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को लड़ा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे, जो स्वतंत्रता संग्राम अर्थात जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई आज़ादी की,
तो उसमें जो गीत गाए गए और जो गीत गाए गए और जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया वो विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के गीत गाए गए, अलग अलग प्रकार की चिन्हों का प्रयोग किया गया, लेकिन उद्देश्य क्या था सबका? उद्देश्य सिर्फ एक था, आज़ादी प्राप्त करना। तो ये क्या करते हैं? हमारे विविधता के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ करते हैं या विश्वास को मजबूत करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की प्रकल्पना की गई थी। तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो भारत के झंडा हम आज देखते हैं, वो उसकी जो परिकल्पना है, उसकी जो खोज है, उसका जो आविष्कार है, वो उसी टाइम पे किया गया था, ठीक है ना, आज़ादी के समय पर। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया और भारत के प्रत्येक हिस्से में इस झंडे का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई के लिए किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में भारतीय एकता के विषय में लिखा और अनेकता में एकता का विचार दिया। तो जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है, क्या नाम है? भारत की खोज। और इसके अंदर उन्होंने एक विचार दिया था कि अनेकता में एकता का विचार, ठीक है ना, भारत की एकता के विषय में एक विचार दिया, अनेकता में एकता का, कि जिस प्रकार से भारत की विविधता वाला देश है, अगर देखें तो यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएं मिलेगी, अनेकताएं मिलेगी, लेकिन फिर भी सबका उद्देश्य क्या है? एक है, एकता वाला भाव। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भारतीय एकता की पहचान है। तो राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और ये क्या है? एक भारतीय एकता की पहचान, क्योंकि ये पूरे भारत के अंदर बोला जाता है, ठीक है, गाया जाता है। इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। आपका पाठ नंबर 1 विविधता की समझ राजनीति विज्ञान का समाप्त हो गया है और इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। इसमें 9 आपके पाठ हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करेंगे, वहाँ से आपको 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। इससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। और PDF को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करें। अन्य वीडियोज़ के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें भी अवश्य देखें। धन्यवाद।